हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था ये वाला टॉपिक। इसमें हमको कुछ डिसऑर्डर्स और पढ़ने हैं जो कि किडनी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार पूरा शुरू से लेकर एंड तक हम रिविजन कर लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो हम देख रहे थे रीनल डिसऑर्डर्स किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है ग्लाइकोयूरिया। अब ये ग्लाइकोयूरिया क्या होता है इसको देखते हैं हम। देखिए, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और यूरिया मीन्स यूरिन। तो ग्लाइकोयूरिया में क्या होगा, ग्लाइकोयूरिया में ये यूरिया मीन्स यहां पर हम ले लेंगे यूरिन से, और ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज से। तो इसमें क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है वो किस में प्रेजेंट होगा, यूरिन में। ये किस में प्रेजेंट होगा, यूरिन में। कौन, ग्लूकोज किस में प्रेजेंट होगा, यूरिन में। ग्लाइको यूरिया इसको कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम हम कह सकते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोयूरिया या ग्लाइकोसूरिया इसे हम कह सकते हैं। तो एक डिसऑर्डर ये है। फिर इसके बाद कौन सा है, कीटोयूरिया। अब ये आप ही सोचिए इसमें क्या होगा, यूरिया मीन्स यूरिन, कीटो मीन्स कीटोन बॉडीज जो होती है। तो इसमें क्या होगा, यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा, यूरिन में कीटोन प्रेजेंट होंगे, कीटोन इन यूरिन, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन। तो वो क्या होगा, वो होगा कीटोयूरिया। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है, यूरेमिया। अब इस यूरेमिया में क्या होगा, इसमें जो लास्ट वाला जो टर्म है मिया, इसका मतलब आप ले लीजिए ब्लड से। किससे, ब्लड से। और यूरेमिया यहां पर यूरेका मीन्स है यूरिया। अब इसमें क्या होगा, यूरिया प्रेजेंट होगा किसमें, ब्लड में, यूरिया इन ब्लड। तो ये है यूरेमिया, ठीक है। और यूरेमिया क्यों होगा, यूरिन में क्या प्रेजेंट है, सॉरी ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया। ब्लड में यूरिया कब प्रेजेंट होगा, जब किडनी हमारी सही से फंक्शन नहीं करेगी। तो इसका रीजन क्या है, किडनी एबनॉर्मल है। यहाँ पर क्या है, किडनी एबनॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी डिजीज है, नेक्स्ट है किडनी स्टोन। अब ये किडनी स्टोन क्या होते हैं, किडनी स्टोन में जो स्टोन होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं जो कहां पर जमा हो जाते हैं, किडनी में। सॉलिड क्रिस्टल्स ये होते हैं जो किडनी में जमा हो जाते हैं। अब ये सॉलिड क्रिस्टल किसके होंगे, यहाँ पर ये सॉलिड क्रिस्टल होंगे यहाँ पर कैल्शियम के और ऑक्जेलेट के। किस किस के होंगे, कैल्शियम के होंगे और ऑक्जेलेट के होंगे। तो ये हमने 4 डिजीज यहाँ पर देख ली, ग्लाइकोयूरिया, कीटोयूरिया, यूरेमिया और किडनी स्टोन। इसके अलावा और कौन सी डिजीज है, तो इसके अलावा हम देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पूरा पढ़िए आप, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसको आप डिवाइड करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि इस रोग में होता क्या है। देखिए आगे का वर्ड क्या है, ग्लोमेरुलो। ग्लोमेरुलो का मीन यहाँ पर क्या होगा, ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ग्लोमेरुलस हमने जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तब 30 से 50 केशिकाओं का गुच्छा हम पढ़ते हैं, और उसमें वो जो केशिकाओं का गुच्छा है उसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या होगा वो आगे से हमको पता लगेगा, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मीन्स ये तो है नेफ्रॉन से रिलेटेड, और इसी का जो लास्ट वाला वर्ड है आइटिस। आइटिस मीन्स यहाँ पर होगा सूजन से। किससे होगा, सूजन से।
तो इसमें क्या होगा, ये जो ग्लोमेरुलर है, केशिकाओं का गुच्छा जो है, उसमें क्या आ जाएगी, सूजन उसमें आ जाएगी। तो ये वाली डिजीज ये है। फिर है नेक्स्ट डिसयूरिया। डिसयूरिया में क्या होगा, डिसयूरिया में होता है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्या होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन होता है डिसयूरिया में। ये हमने जो मेन डिजीज थी, डिसऑर्डर्स थे जो कि किडनी से रिलेटेड थे, उनको हमने देख लिया है। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि ये तो हमने ओनली यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ा है, यूरिन का एक्सक्रीशन पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी यूरिया उसमें उत्सर्जित होता है, यूरिक एसिड उसमें उत्सर्जित होता है, क्रिएटिनिन उसमें उत्सर्जित होता है। लेकिन और भी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक स्वेट, पसीना हम उत्सर्जित करते हैं, बिलीरुबिन पिगमेंट जो होता है वो भी उत्सर्जित होता है। और इसके अलावा और कौन कौन से पदार्थ हैं जो उत्सर्जित होते हैं और किस ऑर्गन से उत्सर्जित होते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन कौन कौन से होंगे। फर्स्ट है लंग्स। लंग्स में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं, CO2। तो CO2 हमारे कोई यूज की नहीं होती, इसीलिए उसको बाहर निकालते हैं। तो लंग्स के थ्रू क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर लंग्स के थ्रू यहाँ पर CO2 का एक्सक्रीशन होगा। किसका, CO2 का। लीवर आप देख लीजिए, लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस उसमें बनता है। और इसके अलावा इस बाइल जूस में प्रेजेंट क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। कौन कौन से हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और इसके अलावा ये दोनों उत्सर्जित होते हैं, लीवर से बन जाते हैं, फिर लीवर से ही इनको बाहर की साइड भेजा जाता है जो बाइल जूस होता है उसके साथ। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन देख लिया हमने। और इसके अलावा और कौन होता है, कोलेस्टेरोल, जो कि लीवर के द्वारा उत्सर्जित होता है, कोलेस्टेरोल। ये क्या होंगे, ये यहाँ से उत्सर्जित होंगे, फिर छोटी आंत में जाएंगे, छोटी आंत से बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से ये जो मल द्वार है उसके द्वारा बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, स्किन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन में हमको कौन सा ऑर्गन पढ़ना है, स्किन। अब स्किन से क्या क्या हम एक्सक्रीट करते हैं, स्किन में होती है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स मींस पसीना जो आता है वो कौन सी ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है, स्वेट ग्लैंड से। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वेद ग्रंथियां। अब इन स्वेद ग्रंथियों से क्या उत्सर्जित होता है, इनसे उत्सर्जित होता है NaCl। क्या उत्सर्जित होता है, NaCl उत्सर्जित होता है। इसके अलावा यहां से लैक्टिक एसिड भी उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, लैक्टिक एसिड। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया। ये इससे उत्सर्जित होते हैं स्वेट ग्लैंड से। इसके अलावा हमने एक चीज की तो यहाँ पर बात ही नहीं करी, यहाँ से पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता है, वाटर है जो यहाँ पर बाहर निकलता है। अब वाटर यहाँ से बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, वो थर्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। कैसे करता है, देखिए, स्वेट ग्लैंड से और क्या उत्सर्जित होता है, वाटर। और ये वाटर क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम। और ये थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन मींस बॉडी का तापमान नियंत्रित करना, उसके तापमान का नियमन करना। कैसे करेगा, पसीना जो है वो उत्सर्जित होगा स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा,
और उत्सर्जित होके जब ये इवेपोरेट होगा तो अपने साथ ये ऊष्मा को भी लेकर जाता है, बॉडी की हीट को भी ये लेकर जाता है जब ये बॉडी से इवेपोरेट होता है। तो थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा? इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन मीन्स उसका उड़ जाना, पानी का उड़ जाना। फिर नेक्स्ट कौन सा है स्किन में ही? नेक्स्ट है सीबेशियस ग्लैंड। अब ये सीबेशियस जो ग्लैंड है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हिंदी में तेल ग्रंथि। क्या कहा जाता है? तेल ग्रंथि। तेल ग्रंथि है सीबेशियस ग्लैंड। ये क्या उत्सर्जित करती है? ये उत्सर्जित करती है सीबम। सीबम ये उत्सर्जित करती है। और इस सीबम में क्या क्या होता है? इस सीबम में होते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा यहाँ पर होता है स्टीरोल्स। क्या होता है? स्टीरोल्स। तो हाइड्रोकार्बन और स्टीरोल्स जो है वो सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन फॉर द स्किन। सीबेशियस ग्लैंड क्या काम करती है? इसका फंक्शन क्या है? सीबम के द्वारा प्रोटेक्शन किया जाता है स्किन का। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्रोटेक्शन फॉर स्किन। ये जो है हमारा एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अब एक बार हम क्या करते हैं, हमने शुरू से जो भी पढ़ा एक्सक्रीशन में उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड तक 16 स्लाइड से। तो देखिए क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती है। सेल्स में होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हिंदी में उपापचयी क्रिया कहा जाता है और इसके द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि CO2 हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन के जब प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनते हैं और कुछ अमीनो एसिड हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उनका हमारी बॉडी में उपयोग नहीं होता है, तो वो टूट कर NH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। NH2 अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो अमोनिया है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये यूरिया की फॉर्म में बॉडी से उत्सर्जित होता है। हमने देखा NH3 जो कि होता है टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसे तुरंत बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक है। और क्या करता है? इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको अमोनिया को पहले हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया में कहां पर कन्वर्ट करते हैं? लीवर में। इस चक्र को कहते हैं यूरिया चक्र या फिर ऑर्निथिन साइकिल। अब इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। फिर ये ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड में मिलकर किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होगा और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से पास हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे जो बीच बीच में हमें याद आते हैं, जैसे कि लार का पीएच होता है 6.8। इनेमल होती है वो किसकी बनी होती है? एमाइलोब्लास्ट की। और डेंटाइन बनी होती है ओडोंटोब्लास्ट की। इसके बाद हमने देखा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणी होते हैं 3 प्रकार के। अमोनोटेलिक जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरोटेलिक जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। जो जीव हैं वो, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो उसको एक्सक्रीट करने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है और ये स्किन के थ्रू ही डायरेक्ट अमोनिया का एक्सक्रीशन कर देते हैं। और इनमें कौन आते हैं? मछलियां इनमें आती है और मछलियों का जो ग्रुप है उसको संयुक्त रूप से कहा जाता है पीसीज। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है यूरोटेलिक। यूरोटेलिक मीन्स यूरिया का उत्सर्जन। इसमें कौन आते हैं? स्तनधारी और मेंढक। स्तनधारी को हम क्या बोलते हैं? मेमल्स। उनका जो ग्रुप है
ओवरऑल जो बड़ा ग्रुप है स्तनधारियों का उसको हम फाइलम कहते हैं, और इसमें कौन सा फाइलम है, मेमल्स, आप याद रखें। मेंढक, मेंढक क्या होता है, उभयचर होता है, जल और थल दोनों में रहता है। दोनों में रहने वाले जो जीव है उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन इसमें कौन है, बर्ड्स और स्नेक्स। बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है एवीज, और जो स्नेक्स इस तरह से रेंग कर चलने वाले जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है रेप्टिलिया। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में काम आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने बनाए किडनी का डायग्राम। तो सबसे पहले हमने किडनी बनाई, इधर वाली लेफ्ट किडनी, इधर वाली राइट किडनी। और इस किडनी में क्योंकि इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है तो यहाँ पर आती है आर्टरी, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट ब्लड है उसको लेकर जाती है वेन। इसके बाद किडनी से जो नलिकाएं निकल रही है उनको कहा जाता है यूरेटर या फिर मूत्र वाहिनी। अब ये यूरेटर आगे जाकर कहां पर मिलती है, ये मिलती है यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर को हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय, और यूरिनरी ब्लेडर से आगे एक और नलिका निकलती है उसको कहा जाता है मूत्रमार्ग या फिर यूरिथ्रा। और इस पर क्या होती है, इस पर स्फिंक्टर्स लगी होती है, स्फिंक्टर मसल्स, जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने किडनी की स्ट्रक्चर देखी डिटेल में। किडनी की स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले तो हमने आर्टरी और वेन बनाई। आर्टरी तो ब्लड को ला रही है और वेन ब्लड को लेकर जा रही है। और इसके बाहर का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फाइब्रस कैप्सूल, क्योंकि ये फाइब्रस प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये किडनी है, किडनी को रीनल कहा जाता है इसलिए इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और अंदर वाला पार्ट है उसको रीनल मेड्यूला कहा जाता है। अब ये रीनल कॉर्टेक्स है, इस वाले पार्ट में नेफ्रॉन का कौन कौन सा भाग आ रहा है, बोमन संपुट आ रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका आ रही है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका इसमें आ रही है। फिर रीनल मेड्यूला हमने देखा, रीनल मेड्यूला में पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये एक किडनी में कितनी होती है, 12 से लेकर 16 तक। और जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्योंकि पूरी किडनी को बना रहा है, मेन फंक्शन जो किडनी का है ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन यहाँ पर कर रहा है नेफ्रॉन। इसीलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है किसकी, किडनी की। इसके बाद हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो नेफ्रॉन का फंक्शन हमें पता ही है, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। इसकी स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की ओर एक कटोरे नुमा संरचना पाई जाती है, प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल आती है और वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और कैपिलरीज में डिवाइड होकर आगे की ओर एफरेंट आर्टेरियोल बनाती है। एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास कम होता है। ये जो इन्होंने केशिकाएं बनाई, कैपिलरीज बनाई, वो होती है 30 से 50 तक, और इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो प्यालेनुमा संरचना है इसको कहा जाता है बोमेन संपुट। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है मेलपिगी बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पर एक नेक पाई जाती है, नेक को हिंदी में कहा जाता है ग्रीवा। फिर एक कुंडलित नलीनुमा संरचना पाई जाती है जो कि बोमन संपुट के पास होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और एक क्योंकि दूर है इसीलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। इनके बीच में यू आकृति की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यू आकृति का संरचना पाई जाती है, जिसमें एक अवरोही भुजा होती है और एक आरोही भुजा होती है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। और इस पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेनले का लूप। और ये जो संरचना है, पूरा नेफ्रॉन एक बड़ी नलिका में जाकर मिलता है, उसे कहा जाता है संग्रह वाहिनी। ये जो संग्रह वाहिनी है इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें और भी नेफ्रॉन आकर जुड़ते हैं, इसीलिए इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसका व्यास अधिक है, एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास कम है, इसीलिए केशिकाओं पर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है
और ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर बोमन संपुट में आ जाता है। ये जो बोमन संपुट की ऊपर वाली जो भित्ति है उसमें भी पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है और वो इस कार्य में इसकी मदद करती है। यहाँ पर जो ब्लड फिल्ट्रेट होकर आया उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे परानिस्यंदन कहा जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं? इसमें वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं और साल्ट्स इसमें होते हैं और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया इसमें होता है। और इसमें क्या नहीं होते हैं? लार्ज प्रोटीन इसमें नहीं होते हैं और इसमें ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये भी इसमें नहीं पाई जाती है, वो यहाँ पर छनती नहीं है, फिल्ट्रेट नहीं होती है। इसके बाद आती है पीसीटी। अब ये जो पीसीटी है उसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बना है वो लगभग 180 लीटर का बनता है पर डे। इसमें से हमको 99% रीएब्जॉर्ब करना होता है और इसीलिए 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो जाता है? पीसीटी में। यहाँ पर किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है? एमिनो एसिड्स का, H2O का, ग्लूकोज का और साल्ट्स का। साल्ट्स में कौन कौन से हैं? Na और Cl। इसको क्या कहा जाता है? इस पूरी ही नलिका में एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, इसको कहा जाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है हेनले का लूप। यहाँ पर इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, अवरोही भुजा है, वो H2O के लिए पारगम्य होती है, इसीलिए यहाँ पर H2O का पुनः अवशोषण होता है और इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है NaCl के लिए पारगम्य, इसलिए यहाँ पर NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है DCT। इसमें क्या होता है? इसमें भी H2O और NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और नेक्स्ट आती है हमारी संग्रह वाहिनी, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट कौन सा? ये दो स्टेप हो गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट कौन सा है? सिक्रेशन। सिक्रेशन में क्या होता है? क्योंकि नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको डायरेक्ट ही ब्लड वेसल्स से नेफ्रॉन की नलिका में स्त्रावित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन देखा है। यूरिन बनकर वहां पर तैयार हो चुका है। उसकी पीएच कितनी होती है? 6 पीएच। मात्रा कितनी होती है? 1 से लगभग 1.5 लीटर तक। इसमें क्या क्या पाया जाता है? वाटर तो इसमें पाया ही जाता है लगभग 95%। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स में यहाँ पर है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अदर जो साल्ट्स हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा रक्त अपोहन, हीमोडायलिसिस। अगर किसी की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, मींस किडनी फेल हो गई है, या फिर है यूरेमिया की दिक्कत, ब्लड में अगर यूरिया प्रेजेंट है, तो उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम विधियों का यूज किया जाता है और इस आर्टिफिशियल मेथड में आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर लाई जाती है और उसमें ब्लड को भेजा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में एक्सटर्नल फिल्टर होते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हैं, इन्हें डायलाइजर कहा जाता है और मैक्सिमम क्या होता है? सेलोफेन झिल्ली के ये होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी है, उसमें आर्टरी के थ्रू ब्लड को निकाला जाएगा और ब्लड क्योंकि बॉडी के बाहर जमे नहीं, इसीलिए इसमें हिपेरिन मिला दिया जाता है और फिर इसको आर्टिफिशियल किडनी में भेजा जाता है। वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर ओनली वन ही प्रोसेस होती है और वो कौन सी है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर हो जाते हैं और जो शेष ब्लड बचता है उसमें क्योंकि हमने हिपेरिन मिलाया था, इसमें एंटी हिपेरिन मिलाकर उसको हमारी ह्यूमन की वेन्स में, शिराओं में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा? रीनल डिसऑर्डर्स। उसमें है ग्लाइकोयूरिया, मींस ग्लूकोज इन यूरिया, इसको ग्लाइकोसूरिया भी कहा जाता है। कीटो यूरिया मींस कीटोन प्रेजेंट इन यूरिन। फिर है यूरेमिया, यूरेमिया मींस ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, ये कैल्शियम और ऑक्जेलेट्स के होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है
डिसयूरिया, डिसयूरिया में क्या होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अदर ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रिएशन में रोल प्ले करते हैं, कौन सा है, लंग्स, लंग्स के द्वारा CO2 बाहर निकलती है, लीवर के द्वारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्टेरोल ये बाहर निकलते हैं, स्किन में दो ग्रंथियां पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होती है, श्वेत ग्रंथियां उनको कहा जाता है, इनसे NaCl का, लैक्टिक एसिड का और स्मॉल अमाउंट में यूरिया का सिक्रेशन होता है। और क्या करती है ये, क्योंकि ये वाटर भी बाहर निकालती है और ये वाटर क्या करता है, हीट को, बॉडी की हीट को अपने साथ लेकर वेपोराइज हो जाता है, तो इवेपोरेशन के थ्रू ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट है सेबेशियस ग्लैंड, तेल ग्रंथियां। अब ये तेल ग्रंथियां क्या करती है, ये सीबम का सिक्रेशन करती है, इस सीबम में हाइड्रोकार्बन होते हैं और स्टीरोल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं किसको, स्किन को। ये हमारा एक्सक्रीशन वाला, उत्सर्जन वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, रेस्पिरेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है श्वसन। अब ये श्वसन होता क्या है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन सबसे पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन देखनी होगी कि होता क्या है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, फिर उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में यूज कहाँ पर आता है, कैसे आता है और क्यों आता है, तो इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं किसमें, रेस्पिरेशन टॉपिक में। तो ये जो श्वसन है वो एक फिजिकल और केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड, हम फिजिकली उसको ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, फिर केमिकल मेथड, अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। तो सबसे पहले तो क्या है, ये एक फिजिकल और केमिकल मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, फिजिकल और केमिकल मेथड है जिसके थ्रू आउटर एटमॉस्फेयर से, किससे, आउटर एटमॉस्फेयर से, बाह्य वातावरण से किसको लिया जाता है, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को लिया जाता है और इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, इस ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाया जाता है, ताकि वहां पर सेल्स में क्या करेगी, ये सेल्स में ये ग्लूकोज वहां पर प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज से मिलकर सेल्स में क्या करेगी, यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलेगा और क्या प्रोड्यूस होगी, ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, और इसमें ऊर्जा तो उत्पादित होगी, इसी के साथ CO2 भी उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है, CO2, और ये होता है वेस्ट मटेरियल, इसीलिए उत्पन्न CO2 को बॉडी से बाहर निकालना वो किसमें शामिल होता है, रेस्पिरेशन में, बॉडी से बाहर करना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन क्या होगी, यह एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को लिया जाता है और उसे कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुए CO2 को पुनः बाह्य वातावरण में छोड़ना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है, यहाँ पर हमारा एक सिस्टम काम कर रहा होगा पूरा, श्वसन तंत्र। अब वो श्वसन तंत्र क्या है हमारी बॉडी में, कैसे वो व्यवस्थित है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम बनाएंगे एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम। ये हमने बनाई एक ह्यूमन बॉडी। अब इसमें हमको क्या देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से पाथ से हमारी ऑक्सीजन जाती है अंदर, और अंदर जाकर वो कहां पर जाकर ब्लड जो वेसल्स हैं उनसे मिलती है। तो देखिए आप, ये क्या है, हमारी नोज है। ये हमारी नोज है, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, 5, नेत्र, नाक, कान, त्वचा और जीवा। तो यहाँ पर ये नोज है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको यहाँ पर कहा जाएगा नासा द्वार। हिंदी में कहा जाएगा नासा द्वार, और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा नॉस्ट्रिल्स। क्या कहा जाएगा, नॉस्ट्रिल्स, नासा द्वार या फिर नॉस्ट्रिल्स। अब यहां से तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इतना तो हमें पता ही है। अब इसके बाद ऑक्सीजन किस पाथ को फॉलो करती है, देखिए नासा द्वार में आगे जाकर इस तरह से एक संरचना पाई जाती है गुहा के रूप में, और इसके नीचे भी ये क्या है, माउथ है। तो माउथ से भी, ये माउथ का हमने डाइजेशन में हम पढ़ते हैं, तो नीचे बकल कैविटी है और ऊपर हमारे नोज वाला सिस्टम है, रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर है बकल कैविटी। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे नोज वाला रेस्पिरेशन वाला सिस्टम देख लेते हैं। देखिए ये है नासा द्वार, और ये जो गुहा है यहाँ पर, ये जो एक स्पेस आपको दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, ये तो है नासा द्वार, और आगे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे नासा मार्ग। इसको क्या कहेंगे, नासा मार्ग। और नासा मार्ग को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा नेजल कैविटी। क्या कहा जाएगा, नेजल कैविटी। ठीक है, तो ये तो है नासा मार्ग। अब ये नासा मार्ग आगे जाकर कहां पर खुलता है, तो हमने पढ़ा था, जो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं उसमें यहाँ पर बकल कैविटी है। बकल कैविटी जहां पर खत्म होती है वहां पर फेरिंक्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी ये कौन सी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी ये है फेरिंक्स। और फेरिंक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्रसनी। और ये फेरिंक्स क्या होती है, कॉमन पाथ होती है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। तो फेरिंक्स है कॉमन पाथ। ठीक है, फेरिंक्स हमने देख लिया। अब ये फेरिंक्स आगे कहां पर खुलेगी, रेस्पिरेशन में। फेरिंक्स से पहले यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये फेरिंक्स क्या है, कॉमन पाथ है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा होगा साथ में, यहाँ पर साथ में चल रहा होगा हमारा ईसोफेगस। ट्रेकिया की जो ये नलीनुमा संरचना बनाई है उसी के पास में ईसोफेगस चल रहा होगा। और क्योंकि जो भोजन है ईसोफेगस, क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा, ये कॉमन पाथ है। ये वाला क्या पाथ है, कॉमन पाथ है, किसका, फेरिंग्स जो है कॉमन पाथ है फूड के लिए और एयर के लिए। क्योंकि इस जो ये ट्रेकिया है, आगे की जो नली है, इसका नाम पहले हम लिख लेते हैं। ये नली क्या है, इसको कहा जाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया को हिंदी में कहा जाता है श्वास नली। इस श्वास नली में फूड एंटर ना कर जाए सांस लेते समय, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक ढक्कन टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो ढक्कन नुमा, एक फ्लेप नुमा जो संरचना यहाँ पर है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पर इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस। और इस इपीग्लोटिस के नीचे ही क्या होगा, लैरिंग्स होगा। इस इपीग्लोटिस के नीचे ही एक और संरचना होगी, यहां पर उसको क्या कहा जाएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर यंत्र।
और इस लेरिंग्स में क्या होते हैं, इस लेरिंग्स में यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। लेरिंग्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, वोकल जहां भी आ जाए वहां पर बोलने से रिलेटेड वोकल कॉर्ड्स, तो ये क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद है नेजल कैविटी, फिर आया फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ है फूड के लिए और एयर के लिए, इसीलिए इसके आगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो संरचना चलेगी उसमें फूड एंट्री ना कर जाए, इसीलिए यहाँ पर एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है और इसको क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। जब भी हम भोजन करते हैं तो ये बंद हो जाती है, इसीलिए इसमें भोजन नहीं जाता है। फिर इसके नीचे क्या है, लेरिंग्स। लेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर यंत्र। इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब आगे हमने क्या बनाया, ट्रेकिया। आगे हमने बनाया ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या करेगा, हमने जो भी एयर ली है उसको अंदर लेकर जाने के लिए एक पाथ का ये काम करेगा। अब ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया यहाँ पर क्षतिग्रस्त ना हो, ये यहाँ पर पिचके ना, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ट्रेकिया में, यहाँ पर कुछ सी आकृति के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है। तो ट्रेकिया में क्या है, सी शेप के, किसके, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। अब ये कार्टिलेज क्या होती है वो भी देखेंगे अभी हम। तो सी शेप के उपास्थि, और उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कार्टिलेज। उपास्थि के यहाँ पर छल्ले होते हैं, सी शेप के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो कि ट्रेकिया को पिचकने से रोकते हैं। अब ये उपास्थि क्या होती है, एक तो होती है बोन जिसे हम कहते हैं अस्थि, और कार्टिलेज को कहा जाता है उपास्थि। बोन कैसी होती है, जैसे आप यहाँ पर हाथ लगाए तो ये आपको टाइट टाइट फील होगी, लेकिन अगर आप आपकी नोज पर हाथ लगाए तो यहाँ वाली जो बोन है वो स्मूथ है, उसको आप मूव करवा सकते हो। इसी प्रकार आप कान की जो ये बोन है उस पर हाथ लगाओ तो ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है, क्योंकि ये मूव करती रहती है, ये सॉफ्ट है। तो ये जो है इसे उपास्थि कहा जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होती है बोन की कंपैरिजन में। अब हमने क्या देखा, ट्रेकिया हमने देखा। अब ये जो ट्रेकिया है वो आगे जाकर और डिवाइड होती है, ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ट्रेकिया क्या होता है, आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये दो शाखाएं कौन सी जगह पर खुलती है, यहाँ पर पाए जाते हैं लंग्स। क्या पाए जाते हैं, लंग्स। लंग्स हमने बना दिए जिसमें ट्रेकिया से आने वाली दो शाखाएं खुल गई हैं। अब ये दो शाखाएं यहाँ पर खुली ट्रेकिया से आने वाली, इन दो शाखाओं का भी यहाँ पर अलग से नाम होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओनली नाम देने का काम कर रहे हैं। तो ट्रेकिया आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, और ये जो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी उसको क्या कहा जाएगा, ब्रोंकाई। ये दो शाखाएं जो हमने बनाई है इनका नाम क्या है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को हिंदी में कहा जाता है श्वसनी। ब्रोंकाई को हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वसनी। अब ये जो ब्रोंकाई हमने बनाई दो, ये भी लंग्स में जाकर फर्दर डिवाइड होगी, ये भी लंग्स में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बट जाएगी। इस तरह से ये छोटी छोटी शाखाओं में बट गई है, कौन, ब्रोंकाई। अब ये छोटी छोटी शाखाओं में बट गई तो इन शाखाओं का भी हमें अलग से नाम देखना है कि इन शाखाओं का नाम यहाँ पर क्या है। तो ये जो शाखा है इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स इनको कहा जाता है, और हिंदी में इनको कहा जाता है श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं।
ठीक है, क्या देखा हमने, यहाँ पर ट्रेकिया आई, ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उनको ब्रोंकाई कहा, और ब्रोंकाई फर्दर आगे जाकर लंग्स में अनेक शाखाओं में बट गई है, और उन शाखाओं के भी हमने नाम देखे, उनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स और हिंदी में श्वसनिका। अब इन ब्रोंकियोल्स के एंड किनारों पर अगर हम देखेंगे, इन ब्रोंकियोल्स के किनारों पर यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है, कुपिका जैसी गोलाकार संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है। अब इन गोलाकार संरचनाओं के भी यहाँ पर अलग नाम है, क्या नाम है इनका, ये जो गोलाकार संरचना है इसका नाम है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई को हिंदी में कहा जाता है कुपिका, क्या कहा जाता है, कुपिका। मेन जो फंक्शन है गैस एक्सचेंज का वो कहां पर होगा, एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर तो आप ओनली स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल्स, नासाद्वार, फिर नॉस्ट्रिल से आगे नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से आगे फेरिंग्स, फेरिंग्स के आगे एपिग्लोटिस का एक फ्लैप नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि भोजन के कणों को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। आगे क्या है, ट्रेकिया, उसको श्वास नली कहा जाता है, इसमें सी आकृति के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, और आगे ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उनको कहा जाता है ब्रोंकाई या फिर श्वसनी। ये ब्रोंकाई आगे जाकर और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, और इन ब्रोंकियोल्स के किनारों पर एंड सिरे पर एक गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। तो ये हमने मेन स्ट्रक्चर देख ली है कि जो श्वसन तंत्र है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, श्वसन तंत्र। अब हम इसके एक एक पार्ट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स, नासा द्वार। अब ये नासा द्वार क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स जो यहाँ पर हमें संरचना दिख रही है, देखिए नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, नोस्ट्रिल्स में पाए जाते हैं हेयर, क्या पाए जाते हैं, हेयर, और इसके अलावा हेयर्स के अलावा और यहाँ पर क्या पाया जाता है, म्यूकस लेयर यहाँ पर पाई जाती है, क्या पाया जाता है, म्यूकस। और ये क्या फंक्शन करते हैं, ये फंक्शन करते हैं कि कोई भी बाह्य पॉल्यूटेंट्स है, धूल के कण है, वो अंदर ना जा सके, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा सके, इसीलिए हेयर्स में फंसकर और म्यूकस में फंसकर वो इसी मार्ग में, इसी नासाद्वार में रह जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को रोकने का काम करते हैं, और पॉल्यूटेंट्स के अलावा और क्या, बाह्य कोई भी सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए हानिकारक है वो किस में फंस जाएगा, म्यूकस में। सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करते हैं, सूक्ष्म जीव यहाँ पर नहीं आ सके, पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर नहीं आ सके, धूल के कण यहाँ पर अंदर नहीं जा सके। तो इनको क्या करने का काम, रोकने का काम कहाँ पर होता है, नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल्स में हेयर्स पाए जाते हैं और म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ये रोगाणु को और धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। यहाँ पर हम रोगाणु भी लिख लेते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये हमने नोस्ट्रिल्स के बारे में देख लिया। आगे ये नेसल कैविटी में खुलता है, ये जो गुहानुमा संरचना है। फिर आगे क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता ही है कि ये क्या है, कॉमन पाथ है, किसके लिए, फूड और एयर के लिए, कॉमन पाथ है, किसके लिए, फूड प्लस एयर के लिए, फूड प्लस एयर के लिए है कॉमन पाथ, कौन, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के आगे एपिग्लोटिस, जो कि आपको पता ही है, हम डाइजेशन वाले टॉपिक में भी इसको देख कर आए हैं कि भोजन के कणों को जाने से रोकेगा ट्रेकिया में। ट्रेकिया हमने देखी, श्वास नली जिसको कहा जाता है, सी आकृति के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा, लैरिंग्स, स्वर यंत्र, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसके बाद
ब्रोंकाई शाखाओं में डिवाइड हो गई। एल्वियोलाई के बारे में अब हमें देखना है। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई, इसको हिंदी में कहा जाता है कुपिका। और ये क्या होती है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और मेन जो हम श्वास लेते हैं, श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसका एक्सचेंज करने का काम किससे? बॉडी में जाके वो यूज आ सके, तो उनका एक्सचेंज करने का काम। जैसे कि हमने यहाँ पर ये कुपिका बना दी, ये क्या है? ये है एल्वियोलाई। जो हमने वहां पर गोलाकार बनाई थी उसको हमने यहाँ पर बड़ा बना दिया। अब इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या पाई जाएगी? ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स के जाल के कारण ही यहाँ पर क्या होगा? जो गैस का एक्सचेंज होना है, किसका? गैस का एक्सचेंज होना है, वो कहां पर होगा? इसी जगह पर। तो एल्वियोलाई में क्या होता है? गैस एक्सचेंज का काम। अब यहाँ पर हमने एक्सचेंज क्यों कहा? एक्सचेंज मतलब तो किसी बदले में देना। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन तो जाएगी और हमारी बॉडी में क्या उत्पन्न होती है? CO2। किस प्रोसेस से? ग्लूकोज से। जब ऑक्सीजन की पहले जो ऑक्सीजन पहुंच चुकी होगी वहां पर, उसकी क्रिया होगी ग्लूकोज से, वहां पर CO2 बनेगा। CO2 भी ब्लड वेसल्स के थ्रू इस जगह आ जाएगा और CO2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से CO2 जाएगा इस एल्वियोलाई में। तो O2 और CO2 के एक्सचेंज का काम कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। इसके अलावा ये, क्योंकि मेन फंक्शन जो है लंग्स का वो कौन कर रही है? एल्वियोलाई। तो इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स किसे कहा जाता है? एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमने क्या देखा? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है नीचे की साइड, इस तरह से। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायाफ्राम। ठीक है, इसको डायफ्राम कहा जाता है और ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब हमें क्या देखना है? इसमें हमने ये देखा इनके पार्ट्स के नाम। इसमें क्या होता है? अपर साइड के जो पार्ट्स हैं और नीचे के साइड के पार्ट्स हैं, उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। किसमें? इसको हम, जो हमने डायग्राम देखा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में कौन कौन से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या शामिल होगा वो हमें देखना है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ऊपरी श्वसन जो मार्ग है उसमें नोज, फेरिंग्स इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इसमें क्या आएगा? नोज। नोज मीन्स नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी मीन्स क्या? नॉस्ट्रिल्स और नेसल कैविटी। और इसके अलावा और क्या? नेसल कैविटी के बाद क्या आती है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स भी इसमें आ जाती है। फेरिंग्स। और जो वोकल कॉर्ड हमने देखा था, वोकल कॉर्ड जो कि था लैरिंग्स में प्रेजेंट, उससे ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है। नीचे क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हमने देखे, ये आप पार्ट्स के नाम भी यहाँ पर याद कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? फोर्थ पार्ट कौन सा है?
फोर्थ पार्ट हमने देखा लैरिंग्स, लैरिंग्स। फिर फिफ्थ कौन सा देखा? फिफ्थ हमने देखा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या देखा? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या देखा? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या देखा? एल्वियोलाई। और एक चीज का नामकरण तो हम करना भूल ही गए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है? लंग, लंग्स। इसको लंग्स कहा जाता है। देखिए इधर वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट पोर्शन है, इधर वाला राइट पोर्शन है, इसलिए इधर वाला जो लंग होगा वो लेफ्ट लंग और इधर वाला राइट लंग। और ये जो लेफ्ट लंग है, ये जो लेफ्ट लंग है, क्योंकि इसी के इस खांच में क्या स्थित होता है? हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस जगह पर हार्ट स्थित होता है। इसीलिए ये जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो आज हमने यहाँ तक देखा। इससे आगे का जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है वो हम, जिसमें हमको और भी स्ट्रक्चर पढ़नी है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, वो सब हमें देखना है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।